In our previous lecture, if you recall, we studied all the events that took place in the first week. फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या हुआ था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यानी कि 7 डेज़ में फर्टिलाइजेशन के बाद अप टू 7 डेज़ तक कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो लीड करते हैं इम्प्लांटेशन को, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार आपको रिकॉल करने के लिए ये मैं डायग्राम और बना देती हूँ. ये यूट्रस की डायग्राम है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये एम्पुला पार्ट आया. ठीक है, राइट. ये आपका यूट्रस आ गया, ये आपका सर्विक्स है, ये आपका वेजाइना आ गया. ठीक है, दिस इज आउटर लेयर, दिस इज मायोमेट्रियल लेयर एंड दिस इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्पुला और स्टमस के जंक्शन पे जब आपका जाइगोट बन गया था, ठीक है, जाइगोट जब बन गया था तो जाइगोट ने स्टार्ट किया था ट्रेवल करना टुवर्ड्स द यूट्रस ताकि वो इम्प्लांट हो सके एंडोमेट्रियल लाइनिंग में. राइट, दिस लाइनिंग इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट होना था. ये सारे इवेंट्स जो हैं अप टू इम्प्लांटेशन तक 7 डेज़ के अंदर अंदर होते हैं. तो ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा था और अल्टीमेटली आपके का ब्लास्टोसिस्ट जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, वो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो गया था इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में. याद है आपको? और ये जो ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट हो गया था आफ्टर रप्चरिंग फ्रॉम द ज़ोना पेलोसिडा, वो यहाँ आके एंडोमेट्रियल की थिक लाइनिंग में एम्बेड हो गया था. और इसमें जो ब्लास्टोमर्स थे ब्लास्टोसिस्ट के, वो ब्रेक डाउन हो गए थे 2 लेयर्स में. एक अंदर वाली लेयर जो है इनर सेल मास ये, और बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट लेयर में. ठीक है, और यहाँ तक जो है आपका इम्प्लांटेशन का फर्स्ट फेज़ यानी गेस्टेशन का फर्स्ट फेज़ जो कि इम्प्लांटेशन था वो यहाँ कंप्लीट हो गया था. यानी कि जाइगोट के बाद क्लीवेज हुई, फिर मारूला बना था, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट बना था, फिर उसमें ब्लास्टोसील कैविटी बनी, फिर उसके बाद ब्लास्टोसील जो है ज़ोना पेलोसिडा को रप्चर करके डिज़ोल्व करके अंदर एम्बेड हो गया था आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, और यहाँ जाके ये इम्प्लांट हो गया था. ये सारे इवेंट्स हमने पिछले लेक्चर में, आप वो रिवाइज कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये इवेंट्स हमने फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसको हमने सारा डील किया हमने पिछले लेक्चर में. ठीक है, अब जो है आज का लेक्चर है वो इससे आगे चलेगा, यानी कि 7 डेज़ के आगे, यानी 8th डे. तो अब कौन सा वीक शुरू होगा 8th डे में? इसका मतलब टुडे जो है आज हमारा सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है आज हम डील करेंगे. सारी चेंजेस जो सेकेंड वीक में अब आ जाएंगी वंस द ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग. उसके बाद कौन कौन सी चेंजेस ब्लास्टोसिस्ट में आ रही हैं वो सारी स्टेप वाइज आप सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी 8th डे में देखोगे. और ये चेंजेस जो हैं ये बहुत माइन्यूटली आपको स्टडी करनी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन. लास्ट पे हम सारे ये गैस्ट्रुलेशन के फेजेस को, यानी कि एम्ब्रियोनिक फेज और सेकंड आपका आ गया फर्स्ट दिस फीटल डेवलपमेंट फेज, ये सारे फेजेस को कंपाइल करके गैस्ट्रुलेशन के कंप्लीट सारे प्रोसेस को समझ सकोगे आप. ठीक है, तो अब स्टार्ट करें हम सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है.
अब फर्स्ट वीक में आपने देखा ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यहाँ पर एम्बेड हो गया। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में, क्योंकि इसने ही ब्लास्टोसिस्ट से ही सारा आगे बेबी का प्रोग्राम आगे चलेगा, तो इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या चेंज आ जाती है, वो आपके 8th डे से शुरू हो जाएगी। 8th डे में क्या होगा, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट, पहली चेंज क्या है, ये जो आपका ये राइट, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। ये कौन सी लेयर थी ब्लास्टोसिस्ट की, ये आपके कौन सी सेल्स थे, ये आपके ट्रोपोब्लास्ट सेल्स थे, राइट, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ठीक है, जो कवर करते थे पूरे ब्लास्टोसील को। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और सेल्स थे जिनका नाम हमने क्या दिया था, इसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं, और दूसरा नाम ICM, दैट इज इनर सेल मास का क्लस्टर होता है, ये इनर सेल मास का क्लस्टर। तो और ये जो कैविटी है दैट इज ब्लास्टोसील कैविटी। तो आपके 7th डे पे ये चीज़ बन गई थी कंप्लीट, और अब आगे 8th डे के ऑनसेट से ही इन सब सेल्स में क्या चेंज आएगी, वो चेंजेस हम पढ़ेंगे। पहली चेंज क्या होगी, पहली चेंज आपकी ट्रोपोब्लास्ट सेल्स में आएगी। ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 लेयर ऑफ सेल्स में। कितने, हाउ मेनी, 2 लेयर्स में। ये एक सेल की लेयर अंदर की तरफ रह जाएगी, ठीक है, राइट, ये, और दूसरी सेल की लेयर आउटर साइड पे हो जाएगी। लेकिन ये जो सेल की आउटर लेयर है इसमें प्रॉपर सेल नहीं होंगे, ये सिर्फ मास ऑफ साइटोप्लाज्म होगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और ऐसे सेल जिसमें साइटोप्लाज्म का मास हो और बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएं, ऐसे सेल को आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको हम सिंशियम कंडीशन बोलते हैं, सिंशियो कंडीशन या सिंशियम कंडीशन। सिंशियम कंडीशन में क्या होता है, सेल्स ही ये सारे हैं, इसमें क्या है, सेल जो है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, सेल ने क्या किया, सेल डिवाइड करता है। यहाँ पर क्या होता है सिंशियम में, सेल डिवाइड करता है, पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, ये ऐसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो एक सेल के 2 सेल बन जाते हैं। सिंशियम कंडीशन में क्या हो जाती है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड तो करता है, कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, यानी कि नो साइटोप्लाज्म डिवीजन। जिससे क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म के पूल में बहुत सारे न्यूक्लियस आती है, फर्दर डिवाइड करेगा, फिर और डिवाइड करेगा, 4 न्यूक्लियस बनेंगे लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, फिर और डिवाइड करेगा, 8 न्यूक्लियस बनेंगे लेकिन साइटोप्लाज्म फिर भी डिवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से ये पूल ऑफ साइटोप्लाज्म बनता है और उसमें बहुत सारे ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं ये 2 सेल्स में डिवाइड हुए। अंदर वाले सेल जो प्रॉपर सेल्स हैं इस लेयर को नाम देंगे साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ये लेयर, क्योंकि साइटो मीन्स सेल, ये प्रॉपर सेल्स हैं तो साइटोट्रोपोब्लास्ट, और बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट है और सिंशियम है, इसलिए इस लेयर को बोलेंगे सिंशियोट्रोपोब्लास्ट, सिंशियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट क्या हुआ कि आपकी जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स थे, जो सिंगल लेयर थी, ये डबल सेल ग्रुप्स में डिवाइड हुआ। जो अंदर वाला सेल ग्रुप था वो प्रॉपर सेल्स का बना था और इसको हम साइटोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और बाहर वाला एक सेल साइटोप्लाज्म का इकट्ठे एक मास है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई है, जिसकी वजह से इसको सिंशियोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। पहला इवेंट ये हो गया। सेकेंड इवेंट क्या हो जाएगा कि ये जो इनर सेल मास है, सिर्फ आउटर ट्रोपोब्लास्ट नहीं, इनर सेल मास जो है ये भी डिवाइड करना शुरू करेगी 2 सेट ऑफ सेल्स में। क्या है, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स हैं ये 2 लेयर्स के सेल्स बनाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पर एक सेल का ग्रुप इधर बनेगा
और दूसरा सेल का ग्रुप इधर बनेगा। ये दो डिफरेंट कलर से बनाएंगे, ये यानी कि एक सेल मास ऐसा और दूसरा सेल मास ऐसा बन गया, यानी कि इनर सेल मास आल्सो गेट डिवाइडेड। ये बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे सेल है वो आटा है, आटे को जब आप गोला बनाते हो तो वो दो पेड़े बन गए, एक पेड़ा ये आ गया और दूसरा पेड़ा ये आ गया, ठीक है। और ये जो है, ये बहुत सारे लोग इसको एक्टोडर्म एंडोडर्म से कंफ्यूज करते हैं, ये बेसिकली वो नहीं है। ये जो इनर सेल मास है ये दो में डिवाइड हुआ, जो ये वाला ऊपर वाला है इसको हम एपीब्लास्ट बोलेंगे, एपीब्लास्ट, जिससे फ्यूचर एम्ब्रियो बनता है। बेसिकली एम्ब्रियो सिर्फ इस एपीब्लास्ट से बनता है। और इसके नीचे जो दूसरी लेयर है सेल्स की, इसको हम हाइपोब्लास्ट बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट सेल्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये भी कुछ पार्ट्स बनाता है, वो आगे आप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अभी क्या हुआ, पहले इवेंट में क्या क्या आप लर्न करेंगे कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये स्प्लिट हुआ दो लेयर्स में, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंशियोट्रोपोब्लास्ट। और आपका जो इनर सेल मास है वो भी दो लेयर्स में डिवाइड हुआ, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये दोबारा से आपका ये अंदर वाला कौन सा था, ये आपका साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये कौन सा आया, सिंशियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब जो अंदर ये दो लेयर्स बन गई एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की, ये दोबारा से अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एपीब्लास्ट बल्जेस आउटवर्ड। आप ये सोचिए, जब हम रोटी पकाते हैं, ये रोटी है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये रोटी है, ठीक है। रोटी को जब हम पकाते हैं ये दो लेयर्स आ गई, एपीब्लास्ट है ये, ठीक है, ये एपीब्लास्ट समझिए एक रोटी है। जब आप इसको पकाते हैं तो ये फूलती है ना, ये ऐसे फूल गई, ठीक है। तो एपीब्लास्ट एक फूला हुआ मास है, लेटर ऑन ऊपर के ये सेल्स आ गए और नीचे के ये सेल आए और बीच में एक कैविटी आ गई। ये जो ऊपर की लेयर है ये एमनियॉन बनाएगी और बीच की जो कैविटी ये एमनियोटिक स्पेस बनाएगी, जो एमनियोटिक फ्लूइड से भर जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, ये मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये एपीब्लास्ट जो यहाँ पर थी वो दो सेल मास में डिवाइड हो गई, एक यहाँ नीचे की तरफ रहा सेल मास और एक ऐसे फूल गया, ठीक है, ठीक है। और ये जो हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, हाइपोब्लास्ट है, सिमिलरली वहाँ पर भी हो जाता है। हाइपोब्लास्ट जो है ये हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। हाइपोब्लास्ट में भी यही होता है, उसके सेल्स माइग्रेट करते हैं आउटर वाले और इस ब्लास्टोसील की कैविटी जो है, ये ब्लास्टोसील था ना, इसकी कैविटी को फिल कर देते हैं, ठीक है। एपीब्लास्ट अब ऊपर वाला ये जो लेयर बन गई, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं एमनियॉन, एमनियॉन, राइट। और ये जो अंदर से फ्लूइड फिल स्पेस बन गई, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, ये पूरा फ्लूइड से भरा होता है, इसको हम बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। इसको क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, ये स्पेस भरी रहती है। और हाइपोब्लास्ट से, ये हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल माइग्रेट हो गए और पूरे ब्लास्टोसील को कवर करते हैं और ये क्या बनाते हैं, योक सैक बनाता है। ये सारा प्रोसेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हो रहा है और ये सब कुछ 8th डे पे हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आप देखिए, ये जो है आपका कुछ सेल्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कुछ सेल्स जो इसके हैं, किसके, योक सेल के, ये यहाँ से माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं, ये नीचे आना शुरू करते हैं और ये सेल्स चलते चलते हैं और ये पूरी स्पेस को, जो एमनियॉन की स्पेस है ये सारी, और यहाँ से योक से किस ये जितनी भी स्पेस है, जितनी ये खाली जगह है ना यहाँ पर, इसको भर देती है। ये जो ब्लू से मैंने बनाया ना, योक से के कुछ सेल्स
जो है वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं और ये पूरा एमनियन को, ब्लास्टोसील की लेफ्ट कैविटी को और यहाँ से yolk sac को चारों तरफ से कवर करते हैं। ऐसी ये मेम्ब्रेन जो है इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहाँ से बनी? yolk sac के कुछ सेल माइग्रेट हो गए और इस पूरी खाली स्पेस को भर गए, जो एमनियन को भी कवर कर गए, yolk sac को भी कवर करके और ब्लास्टोसील की जितनी भी लेफ्ट कैविटी थी उसको भर गए और ये सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट में क्या हो जाता है? नेक्स्ट उसी तरह से अब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है ये बीच बीच में, ये जितनी मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है ये बीच बीच में रप्चर यानी फटना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये पेज है, ये बीच में से आप इसको फाड़ दो, बस ये मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन बीच बीच में से फटना शुरू हो जाए, पहले भर जाती है पूरी स्पेस, उसके बाद फिर ये ही मेम्ब्रेन रप्चर होना शुरू हो जाती है और फिर जो ये मेम्ब्रेन है ये सिर्फ एमनियन के इर्द गिर्द कवर करती है और आपके yolk sac को कवर करती है और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर कवर करती है। तो उसके बाद जो है बाकी स्पेस जो है वो क्रिएट करती है, जिससे एम्ब्रियो डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बना के क्या हो जाता है। ये आपके आ गई सिंशियो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर ये एपिब्लास्ट। ठीक है, एपिब्लास्ट के निचले वाले सेल, ये आ गया एमनियन। ठीक है, ये आपका साइटोट्रोपोब्लास्ट, अब मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये आपका ये आया हाइपोब्लास्ट आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये यहाँ आपका ये yolk sac बन गया। yolk sac के कुछ सेल जिसने ये पूरी स्पेस भरी थी वो बनाया था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है ये इस पोर्शन में और इस पोर्शन में फटना शुरू हो जाती है हर तरफ से, यानी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और सिर्फ रहती कहाँ कहाँ पर है, एक तो इधर रहती है यहाँ हाइपोब्लास्ट के ए से नीचे, ये में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि रप्चर के बाद बच गई, एक तो ये बच जाती है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन बच जाती है, दूसरा इसके इर्द गिर्द बच जाती है, आपके एमनियन के इर्द गिर्द बच जाती है, आपके yolk sac के इर्द गिर्द भी बच जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो यहाँ ब्लू से बनाया था ना वो मैंने यहाँ पर ऑरेंज से बनाया है ताकि आप डिस्टिंक्ट कर सको कि कितना डिफरेंस है, मतलब रिकॉग्नाइज कर सको लेयर्स को। फिर और इधर बच जाती है आपके साइटोट्रोपोब्लास्ट के नीचे बच जाती है, बस इतनी सी बच जाती है, बाकी सारी डिज़ोल्व हो जाती है, बाकी सारी ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इतनी बच गई, यानी कि इधर 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 बच के बीच में ये स्पेस क्रिएट हो गई। ठीक है, राइट। ये जो है ये हाँ जो ये मेम्ब्रेन है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो यहाँ पर बच गई, ये फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है, जिससे फिर बेबी जो है मदर से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपके पास 3 लेयर्स आई, एक ये सिंशियो ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ये एक ये वाली लेयर, एक ये साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये जो सेल्स की बनी थी, मैं ज़्यादा पूरे सेल्स नहीं बना रही हूँ यहाँ पर, जल्दी ये, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये 3 कौन कौन सी, सिंशियो ट्रोपोब्लास्ट, आपके कौन सी नेक्स्ट आ गई, साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये जो ये बची हुई है। ठीक है, ये तीनों मिलके आपके कोरियोनिक विलाई बनाते हैं, कोरियोनिक विलाई बनाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप था इम्प्लांटेशन के बाद। 2nd वीक में कोरियोनिक विलाई बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है,
ये कोरियोनिक विले बनाते हैं। यहाँ पर मैं ये स्ट्रक्चर दिखाती हूँ दोबारा सब। यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया था ना 7th डे में। 8th डे में क्या हो गया, अब यहाँ पर एक तो ये एपिब्लास्ट एमनियन बन गया, ये यहाँ पर योग सेक बन गया, ये यहाँ पर कोरियोनिक विलाई बन गए, ये कोरियान बन गया, ये कोरियान बन गया। तो ये सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गए, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉपर कनेक्शन में आ गया एंडोमेट्रियल लाइनिंग के। लेकिन अभी भी स्टिल हम कहेंगे कि प्लेसेंटा अभी भी नहीं बना, क्योंकि कोरियोनिक विले बना, कोरियोनिक विले बन गई, ठीक है। लेकिन ये कोरियोनिक विले किसका पार्ट है, फीटल पार्ट है ये। और प्लेसेंटा के लिए दोनों पार्ट होने चाहिए, मदर का पार्ट। प्लेसेंटा बनाने के लिए 2 इंडिविजुअल की जरूरत है, मदर और बेबी। बेबी से कोरियोनिक विले आ गए, ये बन गए। मदर से क्या आएगा, ब्लड, जो मदर का ब्लड है, जो बाद में कोरियोनिक विले में पास हो जाएगा, जिसकी वजह से कनेक्शन बनेगा और आपका प्रॉपर प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है। ये अभी 8th डे में ही हो रहा है ये सारा, यानी कि कोरियोनिक विले बनना। और नेक्स्ट जब है यानी कि 9th और 10th डे में क्या होगा कि कैसे मैटरनल ब्लड आपके कोरियोनिक विले के कनेक्शन में आ जाएगा, वो हमने देखना है। ये आपने देख लिया। अब क्या क्या आ गया आपके कोरियोनिक विले में, कौन कौन सी 3 लेयर बन गई। अब हम यहाँ से बताएंगे। एक तो आ गई समझो ये इंटरडिजिटेड यानी फिंगर लाइक, ये प्रोजेक्शंस जैसी बन गई, ये ठीक है। ये समझो ये सेल्स था ना, ठीक है। ये यहाँ से एम्ब्रियो आ गया, ये हाइपोब्लास्ट आ गए, ये योग सेक आ गया, ये एपिब्लास्ट आ गए, ठीक है। वो तो अंदर की बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मैंने बनाया यहाँ पर जो कोरियोनिक विले बने, ये किन किन से लेयर से बनी। एक ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ये फोल्ड हो गई, इनने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई, जिनकी वजह से इनको हम कोरियोनिक विले कहते हैं। एक तो ये, इसके ऊपर जो साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर थी, साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर, ठीक है, ये थी ना साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर थी। ये मैं इसे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। ये साइटोट्रोपोब्लास्ट की लेयर आ गई, ठीक है। और लेटर ऑन लास्ट पे कौन सी आ गई है आपकी ये सिंशियोट्रोपोब्लास्ट, ये सिंशियोट्रोपोब्लास्ट आ गए। इसमें मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म था ये, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स जो हैं, तीनों मिलके जो है आपके कोरियोनिक विले बनाते हैं, ठीक है। कोरियोनिक विले बना रहे कौन कौन सी, सिंशियोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फोल्ड हो जाते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, और जिसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम कोरियोनिक विले होता है, ठीक है। अब जो है आगे, अब मैटरनल ब्लड कैसे इसके कांटेक्ट में आएगा। ये जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है जिसमें ये सब एम्बेड हो गया, आपको पता है ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक वस्कुलराइज है, इसमें मदर का ब्लड होगा। ब्लड के वेसल जो, जब ये कोरियोनिक विले के नज़दीक जो ब्लड की वेसल्स होती हैं वो थोड़ी स्वेल हो जाती हैं, इनको हम मैटरनल साइनोसॉइड्स बोलते हैं, मैटरनल साइनोसॉइड्स बोलते हैं। ये सब कुछ सामने बोर्ड पे समझाना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर, क्योंकि आप रब नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टिल चलो जितना आप गेन कर पाते हो ठीक है। ये मैटरनल यानी कि ब्लड वेसल जो मदर की हैं वो क्या हैं, वो स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, स्वेल से डायलेट हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता से अपना ब्लड जो है इस